प्रोपेगेंडा फैलाता रहा, अफवाह फैला करके राजनीति करता रहा, और उसके बीच भी बिहार आउट ऑफ 30 सीट देने का जो काम किया है, हम इसके लिए बिहार की महान जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। तो बक्सर की धरती को मैंने नमन करने का काम किया। यहां से मैं शुरू करूं ताकि बिहार के कोने कोने में यहां से आवाज जाए। ये राम की शिक्षा स्थली का जगह है, इसलिए हमारे लिए बहुत पूज्य धरा है। साथियों, अब याद कीजिए वो दिन जब भारतीय जवानों का सिर काट करके पाकिस्तान ले जाता था और फुटबॉल खेलता था। आज मात्र 10 साल में आप 10 साल अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को दिया है, और आज किसी दुनिया के सेना में इतनी ताकत नहीं कि भारतीय जवानों पर एक कंकर भी फेंक सके। ये आपके आशीर्वाद से हुआ। आपको वो दिन भी याद होगा जब भारत के यूपीए सरकार के रक्षा मंत्री बोलते थे कि भारत के पास युद्ध लड़ने के लिए मात्र 10 दिन का गोला बारूद है और खाने पीने का सामान है। और आज हम मात्र 10 साल में इस मुकाम पर है कि हम दूसरे देशों को भी अपना गोला बारूद बेच रहे हैं, दूसरे देशों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये परिवर्तन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हुआ है। लोगों को लगता है कि ये परिवर्तन इतना कैसे हो गया। साथियों, जब पहले यूपीए की सरकार में आप कोई भी न्यूज़पेपर निकालते तो देखते कि रोज भ्रष्टाचार की बात होती थी, रोज कोई ना कोई घोटाला होता था। आज हमारे विपक्ष के नेता चिल्लाते फिर रहे हैं कि हम उनको सपना में भी ईडी और सीबीआई दिखाई पड़ रहा है। ये इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि इन लोगों ने इतनी करतूतें की है, इतना भ्रष्टाचार किया है, इतना इस देश को इस तरह से लूटा है, इनको लग रहा है कि अब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी किसी को बख्शने वाले नहीं, और इनके शासनकाल में इनके नेतृत्व में कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। इसलिए इनको सपने में भी ईडी और सीबीआई दिखाई पड़ने लगा है। आज मीडिया में काफी सुर्खियों में हुआ कि हमको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे पीछे ईडी पड़ी गई है। ये इसलिए हुआ कि पहले की सरकार का सोच था कि सब मिलकर के देश को लूटो, और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का मानना है न खाएंगे और न खाने देंगे। बच्चे की कसम खा करके कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। आज देखिए उनके घर में लाखों करोड़ रुपए के पर्दे लगे, जो कहते थे हमको ना तो सुरक्षा चाहिए और ना तो हमको बंगला चाहिए ना गाड़ी चाहिए। आज इतने बड़े बड़े अट्टालिकाएं बना कर कहने और करने में बहुत अंतर होता है। बहुत सारे लोग आपके बीच आएंगे जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ा बड़ा सपना दिखाएंगे। आप समझ भी रहे हैं कि कौन लोग आ रहे हैं और क्या सपना दिखा रहे हैं। लेकिन साथियों, ये जो समय है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और देश के सम्मानित गृह मंत्री अमित भाई साहब और उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो लोग समझते हैं कि ये साधारण कोई पॉलिटिशियन है, नेता है, ये उनकी भूल, ये अवतारी है जिन्होंने भारत को एक परम वैभवशाली, परम शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए अवतार लिए। समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग आएंगे जाति के नाम पर, बहुत सारी अनर्गल लाभ करेंगे, बात करेंगे, लेकिन जब उनको आपने मौका दिया
तो वो अपना घर भरने में लग गए। जो लोग कहते थे कि हम गरीब का बच्चा है, आज वो 2000-4000 करोड़ के मालिक हैं। गरीबों की गरीबी मिटाते मिटाते लोग कब अमीर बन गए, लोगों को पता ही नहीं चला। ऐसे लोग भी आपके बीच आएंगे, झांसा देंगे, आपको प्रलोभन देंगे, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, ये देश में जो भी महापुरुष हैं, हमारे नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और होम मिनिस्टर साहब अमित भाई साहब ने, ये लोग बार बार नहीं आते। आज इनको समझने की जरूरत है। इन्होंने जो इस देश के लिए कर दिखाया है, ये बहुत बिरला ही हो पाता है। इसलिए साथियों, पिछली बार जो गलती हो गई, आज इस मंच पर 2 केंद्रीय मंत्री हो सकते थे, लेकिन हम छोटी छोटी बातों में बट गए। दुख की बात है कि उस समय चुनाव के समय हमारे लोग जो आज जिनको अफसोस भी हो रहा होगा कि काश हम थोड़ा और मेहनत कर लिए होते, थोड़ा और हम किसी के बहकावे में नहीं आते, निश्चित तौर पर आज इस मंच पर 2 केंद्रीय मंत्री होते और बक्सर के विकास के लिए एक अलग बात होती। लेकिन हम पीछे मुड़ करके देखने वाले लोग नहीं, हम आगे बढ़ने वाले लोग। और इसलिए जो गलती हो गई, उस गलती को स्वीकार करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे और फिर पार्टी को मजबूत करेंगे, अपने सुशील नेता नरेंद्र भाई मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे, देंगे। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा, चाहे उतनी ही मीठी होगी। हमारे नेता ने कहा था कि आप 400, वो 400 इसलिए था कि ताकि लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत रहेगा, अच्छा बहुमत रहेगा, तो बहुत बड़े बड़े इस देश के विकास के लिए, इस देश को मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए, इस देश को परम वैभवशाली विकसित भारत बनाने के लिए नए नए बिल लाए जाएंगे और बिल सुगमता से पास हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, इस देश के विकास के लिए जितना भी करना होगा, हमारी पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी करते रहेंगे। कोई भी कहीं से भी कोई घबराने की बात नहीं। बस आवश्यकता है कि हम सब संगठित होकर के आने वाले दिनों में इस गलती से सीख लेते हुए अपनी पार्टी और अपने गठबंधन को मजबूत करने की जरूरत है। आने वाला रामगढ़ का विधानसभा चुनाव में फिर बहुत शिकारियां आएंगी, दाना डालेंगी, लेकिन उसमें लोग से फंसना नहीं। कोई कुछ प्रलोभन देंगे आपको। देखिए पिछले चुनाव में आपने कि किस तरह से लोग कहते थे कि अभी आप हमको सरकार बनाइए और खटाखट आपके अकाउंट में पैसा आएगा, और जब पहला किस्त की बात हुई तो लोग कहां से फटाफट भाग गए, पता ही नहीं चला। हम लोग कागज लेकर के उनको खोज रहे हैं, बहुत सारी बातें किया उन्होंने, लेकिन किसी भी बात पर खरा नहीं उतर सकता है। लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं, सिर्फ अफवाह की राजनीति करते हैं। अभी हाल में आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, एक अफवाह बहुत तेजी से चलाया जा रहा है कि नया बना हुआ लोकसभा के छत से पानी टपक रहा है। साथियों, इस बात को समझने की जरूरत है। ये सोशल मीडिया जितना अच्छा है, ये उतना तेजी से अफवाह भी फैलाने में, इसलिए इसको काउंटर करने की जरूरत है। और ये काउंटर कैसे होगा? आप जहां बैठते हैं आप इस बात को रखें। मैं वहां प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैं ही पहली बार देखा था कि पानी जो है वो बड़े बिल्डिंग में क्या होता है, ऊपर से फाइबर का कुछ जगह काम क्या होता है, रोशनी आने के लिए उस फाइबर से कुछ बूंद पानी टपक रही थी, और उसको लोगों ने बताया कि छत टपक रहा है। तो ये वो लोग हैं जो अफवाह की राजनीति करते हैं।
और एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं जो इस देश को मजबूत बनाने के लिए दिन रात लगे हैं। हर कुछ दिन पर हम लोग की बैठक करते हैं कि 9 बजे से मंत्रालय में हमारे मंत्री रहने चाहिए और काम का कैसे निष्पादन हो उसकी गाइडलाइंस देते हैं, समझाते हैं। देश कैसे विकसित बनेगा इसकी योजना बनाते हैं। इतना काम करने वाले लोग हैं। जब यूक्रेन एक कमजोर नेता, एक गलत डिसीजन लेने वाले नेता के हाथ में आया तो किस तरह से यूक्रेन बर्बाद हो गया। और आज यूक्रेन के बड़े बड़े लोग जिनके पास गाड़ियों का काफिला था, रहने के लिए अट्टालिकाएं थी, बैंक बैलेंस अच्छा खासा था, बड़ा बड़ा फार्म हाउस था, लेकिन देश जब कमजोर हाथों में गया आज वो लोग शरणार्थी बन के दूसरे देश में घूम रहे हैं। अब याद कीजिए वो दिन जब हम कोई भी बात होती थी चाइना के साथ तो लोग यूएन में जाकर सिर्फ शिकायत करते थे कि चाइना हमारा जमीन कब्जा कर रहा है। और आज जब चाइना के न्यूज में देखेंगे तो चाइना यूएन में जाकर कह रहा है कि भारत हमारा जमीन कब्जा कर रहा है। ये आपके वोट की ताकत है। ये आपको एक ऐसे नेता पूछना जिनके नेतृत्व में आज सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। पहले लोग चिट्ठी लिखकर रहते थे कि हमारे साथ गलत होगा। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, घुस करके मारने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए साथियों, ये मौका बार बार नहीं आता है। मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं कि जो गलतियां हो गई उनको भूल करके आने वाले दिनों में किसी के बहकावे में नहीं आना। ये ऐसी पार्टी की सरकार है जो समाज के हर तबके का विकास करता है। ये भारत तभी किसी तरह भारत बनेगा जब भारत के हर लोग, चाहे वो किसी जाति के लोग हों, सबका विकास होगा। अब आप एक बात इमेजिन करिए कि कोई भी आदमी तभी सुंदर लगता है जब शरीर के हर भाग का प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होता है, अनुपातिक विकास होता है। अब किसी आदमी का हाथ अगर 10 फीट का हो जाए और पैर 1 फीट का हो जाए, आदमी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। मुंह उसका बहुत बड़ा हो जाए, पेट छोटा हो जाए तो आदमी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह यह भारत तभी महान बन पाएगा, विकसित बन पाएगा जब समाज के हर वर्ग के लोगों का विकास होगा। निषाद समाज और भारतीय जनता पार्टी और राम का संबंध तो बहुत पुराना, त्रेता युग से। हम निषाद समाज और निषाद समाज के प्रति हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की विशेष कृपा है। उनका मानना है कि हम राम के सखा हैं। जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो राम जी ने कहा था कि मेरा एक ही मित्र है और वो है निषाद राज। उन बांटने की बात करेंगे, उनको समझाने की जरूरत है, उनके मुंह पर जवाब देने की जरूरत है। जिसको राम ने गले लगाया हो उस समाज को कौन नकार सकता है। और इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने मुजफ्फरपुर जैसे अहम सीट से मुझे चुनाव लड़ने का आशीर्वाद दिया और बिहार और मुजफ्फरपुर की महान जनता, मैं इस मंच के माध्यम से मुजफ्फरपुर की महान जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने ये मौका दिया कि मैं पार्लियामेंट में जाकर के और अपने यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी के ऐतिहासिक मंत्रिमंडल में मुझे काम करने का अवसर प्रदान किया। बक्सर का सवाल, आज हम पटना से बक्सर के बीच में आ रहे थे। आदरणीय अभिभावक बड़े भाई मिथिलेश तिवारी जी के साथ हम गाड़ी बैठे हुए। बक्सर के विकास के लिए क्या होना चाहिए, उन्होंने बहुत सारे पहलू पर विचार अपना दिया। बक्सर कैसे सुंदर बक्सर बनेगा, बक्सर का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, इस पर उन्होंने बहुत सारे बात हमको बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग हारने के बाद दूसरे को कोसने लगते हैं, लेकिन आज हमारे नेता सबको साथ लेने की बात, लेकर चलने की बात करते हैं
और बक्सर के विकास के लिए दिन रात सोचते रहते हैं। जब भी बात होती है तो कहते हैं बक्सर के सौंदर्यीकरण के लिए, बक्सर के विकास के लिए, बक्सर के लोगों की भलाई के लिए मंत्री से कुछ करिए, कुछ दूसरे मंत्रालय से भी कराइए। हम सब मिल करके इस ऐतिहासिक धरा को एक सुंदर धरा बनाए, ये उनका प्रयास रहता है और मेरा ये प्रयास रहेगा। मैंने उनको आश्वासन भी दिया है, जिस तरह से बनारस का डेवलपमेंट हुआ है, हम बक्सर के घाटों का भी सौंदर्यीकरण और बक्सर का भी नवनिर्माण बनारस के तर्ज पर करेंगे। साथियों, गंगा में जाकर प्रवाहित हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले दिनों में हम एसटीपी बना करके, जो एसटीपी का काम स्लो चल रहा था, हम उस एसटीपी के काम का भी कल अवलोकन करेंगे और संबंधित पदाधिकारी को इसको तेज करने का प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में एक भी गंदा पानी हमारी मां गंगा में नहीं जाए। मेरा यह प्रयास है। साथियों, बहुत सारे लोग हैं जो पिछड़ा की बात करेंगे, जिनका जन्म राजनीति में कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेकर के ही हुआ था, लेकिन जब वो सरकार में आए तो कर्पूरी ठाकुर जी को भी सम्मान नहीं दिया। आज हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को भी सम्मान अगर किसी नेता ने दिया है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भारत रत्न से सम्मानित करके इतना बड़ा सम्मान बिहार के लोगों को और अति पिछड़ा समाज के लोगों को जो दिया है, निश्चित तौर पर इस मंच के माध्यम से हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बधाई देना चाहते हैं।